मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसी मामूली दासी के रूप में अवतरित हुई हूँ जिसका काम केवल सम्राट पर पंखा झलना है। उस महल की दासी ने सोचा था कि वह बस अपना सिर झुकाकर और चुप रहकर बची रह सकती है, लेकिन उसके मन के भीतर चल रहा तंज और कटाक्ष का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि सम्राट उसके मन के भीतर चल रहे एक एक विचार को साफ साफ सुन सकते थे। शाही अध्ययन कक्ष इंपीरियल स्टडी में सम्राट कई मंत्रियों के साथ राज्य के गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उत्तरी सीमा पर सैनिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अनाज और चारे की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सम्राट की आवाज गहरी और रौबदार थी। मैंने चुपके से ऊपर की ओर आंखें उठाकर देखा। वाह, क्या तीखे नैनंश हैं। आधुनिक समय में होते तो निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर के अभिनेता होते, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वह एक सामंती शासक हैं जो किसी भी क्षण मेरी जान ले सकते हैं। सम्राट ने अपनी तिरछी निगाहों से मुझे देखा और 2 बार खांसे। जहां पनाह राजस्व मंत्रालय ने सेना के लिए 3 लाख टाइल्स आवंटित किए हैं, लेकिन युद्ध मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया नुकसान वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। मुझे डर है कि कोई धन का गबन कर रहा है। बकवास। सीमा पर तैनात सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ रहे हैं। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम ऐसे झूठे आरोप लगाओ। तभी एक ठंडी खांसी ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा। वह लगभग 27 या 28 वर्ष का एक युवक था। उसका चेहरा तराशे हुए पन्ने जैसा निखरा हुआ था और उसका आभा मंडल किसी अलौकिक संत की तरह शांत और शालीन था। वह भी दिखने में काफी आकर्षक था। मैंने मन ही मन उसकी सराहना की। चांसलर ली, इस विषय पर आपकी क्या राय है? सम्राट ने उस दिव्य पुरुष जैसे दिखने वाले युवा चांसलर ली की ओर देखा। मेरी आंखें अनजाने में यहाँ वहाँ भटकने लगी। अचानक मैंने युद्ध मंत्री के चलने के तरीके पर ध्यान दिया। वह कुछ अजीब था। उनका दायां पैर थोड़ा अकड़ा हुआ लग रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुराई। क्या ये वही युद्ध मंत्री नहीं है जिनकी पत्नी ने कल रात उनका छुपाया हुआ गुप्त धन पकड़ लिया था? सजा के तौर पर उन्हें पूरी रात कपड़े धोने वाले पटरे पर घुटनों के बल बैठना पड़ा था। उनके घुटनों पर निश्चित रूप से अभी भी नील पड़े होंगे। तभी अचानक शाही कक्ष में ऐसा सन्नाटा छा गया कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सम्राट का हाथ, जिसने हाथ में कलम थाम रखी थी, हवा में ही ठहर गया। चांसलर की उंगली की अंगूठी उनके चाय के प्याले से टकराकर खनक उठी। युद्ध मंत्री का चेहरा तुरंत शर्म और डर से लाल हो गया। जनरल का मुंह इस तरह थोड़ा थरथराया मानो उन्हें बिजली का झटका लगा हो। मैं इन सब बातों से पूरी तरह बेखबर थी और अपने दिमाग में गपशप का आनंद ले रही थी। मैंने सुना है कि युद्ध मंत्री की पत्नी दिवंगत मार्किस ऑफ जेनबेई की इकलौती बेटी है। वह युद्ध कला में अत्यंत निपुण है। उस समय मंत्री जी ने उस सुंदरी का दिल जीतने के लिए एक प्रेम कविता लिखी थी, लेकिन विवाह के अगले ही दिन पत्नी ने उन्हें एक हाथ से जमीन पर पटक दिया था। इसे ही शायद एक कमजोर विद्वान कहते हैं। युद्ध मंत्री अचानक घुटनों के बल गिर पड़े। उनका सिर फर्श से जा टकराया और उनकी आवाज कांप रही थी। जहाँ जहाँ पनाह मैं। सम्राट ने अपना गला साफ किया और बेहद सहजता से कहा, मंत्री जी, चूंकि आपके पैर अस्वस्थ हैं, इसलिए उठिए और सैन्य कोष के बारे में अपनी बात जारी रखिए। मैं पूरी तरह से निष्प्रभ चेहरा बनाकर उन पर पंखा झलती रही। इस बात से पूरी तरह अनजान कि युद्ध मंत्री मुझे किस तरह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बाकी की बैठक का माहौल बेहद अजीब हो गया। जब भी कोई मंत्री बोलता, मेरा ध्यान अनजाने में उनके निजी जीवन की ओर चला जाता। राजस्व उपमंत्री कल रात फिर से एक मदिरालय में गए थे और उनकी पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अभी भी खरोंच के निशान हैं। राजस्व उपमंत्री ने तुरंत अपनी गर्दन को ढक लिया और बोलते समय हकलाने लगे। जनरल बाहर से तो बहुत भव्य और शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वह अपनी पत्नी से बेहद डरते हैं। उनका मासिक खर्च केवल 5 टाइल्स चांदी है। जब उनकी पत्नी ने उनका गुप्त धन ढूंढ निकाला तो अब उन्हें सराय में उधार पर मदिरा पीनी पड़ती है। जनरल ने मुंह में ली हुई चाय का कुल्ला बाहर फेंक दिया। चांसलर ली दिखने में भले ही अत्यंत शांत और वैरागी लगते हों, लेकिन वास्तव में उन्हें प्रेम उपन्यास लिखने का बहुत शौक है। उनकी कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जैसे स्वाभिमानी राजकुमार को मुझसे प्यार हो गया। चांसलर के हाथ में मौजूद चाय के प्याले में एक दरार आ गई। मैं पूरी तरह से इस गपशप के आनंद में डूबी हुई थी और मुझे इन असामान्यताओं का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं मन ही मन विलाप कर रही थी। ये सभी पुरुष अपनी पत्नियों के आगे इतने लाचार हैं, लेकिन फिर भी वे सम्राट से बेहतर स्थिति में हैं। सम्राट को दिन में दरबार का काम निपटाने के बाद रात को रनिवास हारेम जाना पड़ता है और अपनी पत्नियों का मनोरंजन करना पड़ता है। वह वास्तव में काफी दयनीय व्यक्ति हैं। सम्राट की लाल स्याही वाली कलम ने दस्तावेज पर एक लंबी लकीर खींच दी। अंततः बैठक समाप्त हुई। अच्छा होगा कि वे सम्राट का मन बदलने से पहले जल्दी से यहाँ से चले जाएं। तुम यहीं रुको, सम्राट ने अचानक मेरी तरफ इशारा किया। मेरा हाथ कांप उठा। मयूर पंख का वह पंखा मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मैं मन ही मन रो पड़ी। ओह नहीं, क्या उन्हें पता चल गया कि मेरा ध्यान कहीं और था और वह मुझे दंडित करना चाहते हैं? आपकी दासी आज्ञा का पालन करेगी। मैं कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गई। मुझे बचाइए, क्या मैं अपने अवतरण के पहले ही दिन मरने वाली हूँ? बाकी लोग जब अवतरित होते हैं तो उन्हें अच्छा खाने पीने को मिलता है, मैं इतनी अभागन क्यों हूँ? उठो, तुम्हारा नाम क्या है? आपकी दासी का नाम सुशियाओयू है। मैंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मेरा नाम क्यों
पूछ रहे हैं? क्या वह बाद में हिसाब चुकता करने के लिए इसे किसी छोटी डायरी में लिख रहे हैं? उफ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। सम्राट ने बिना किसी जल्दबाजी के चाय की एक चुस्की ली। सुशियाओयू, आज से तुम विशेष रूप से केवल मेरी सेवा में उपस्थित रहोगी। मैं पूरी तरह से असमंजस में पड़ गई। यह क्या हो रहा है? क्या मैं अभी तक सिर्फ पंखा झलने वाली एक मामूली दासी नहीं थी? मुझे इतनी अचानक पदोन्नति कैसे मिल गई? क्या तुम अनिच्छुक हो? आपकी दासी की ऐसी हिम्मत कहा। मैं इस अपार कृपा के लिए जहाँ पनाह का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर सिजदा किया, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। हे भगवान, कहानी तो पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही है। मैं तो एक मामूली सी हस्ती हूँ, मैं अचानक महल में इतनी पसंदीदा कैसे बन गई? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा पंखा झलती हूँ? हाँ, सम्राट के होठों का कोना थोड़ा सा फड़का। तुम जा सकती हो, कल अपनी ड्यूटी पर आ जाना। आपकी दासी विदा लेती है। मैंने झुककर प्रणाम किया और शाही कक्ष से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे पैर कमजोर पड़ गए और मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने अपने सीने को थपथपाया। मेरी सांसें अब थमी थीं, लेकिन कम से कम मेरी जान तो बच गई। वैसे सम्राट वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी डरावनी हैं। जब वह मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मानो वह मेरी आत्मा के पार देख रहे हों। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपना सिर झटका। मैं झूमती हुई दासियों के निवास स्थान की ओर चल दी। इस बात से अनजान की शाही अध्ययन कक्ष की खिड़की के पीछे से सम्राट बेहद विचारमग्न होकर मेरी पीठ को देख रहे थे। अगले दिन मैं समय पर शाही कक्ष में उपस्थित हुई। मैं दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। यह पदोन्नति बहुत अचानक हुई थी। क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? मैं अपने जूतों की नोक को नीचे निहारने लगी। क्या सम्राट के मन में मेरे लिए कोई भावनाएं हैं? मैं अपनी ही कल्पना से चौंक गई। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुम सुशियाओयू हो, तुम एक पंखा झलने वाली दासी हो। तुम्हारे पास न तो सुंदरता है और न ही कोई प्रतिभा। सम्राट तुम में क्या देखेंगे? यही कि तुम पंखा झलते झलते सो सकती हो। अंदर आओ। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सम्राट ने आंखें उठाकर मुझे देखा तक नहीं, एक नजर भी नहीं। वह तो मैं ही थी जो जल्दी से एक तरफ खड़ी हो गई और स्याही पीसने लगी। अपनी तिरछी नजर से मैंने दस्तावेज की सामग्री पर एक नजर डाली। यह उत्तरी सीमा के सैनिकों के बारे में था। आपका क्या विचार है चांसलर ली? उत्तरी सीमा के सैनिकों के विषय में जहाँ पनाह, मेरा मानना है कि पहली प्राथमिकता यह पता लगाना है कि सैन्य कोष कहा गया। युद्ध और राजस्व मंत्रालय एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। किसी को इसकी गहन जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। सम्राट ने विचारमग्न होकर सिर हिलाया। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा क्या विचार है? आपकी दासी की राजकाज के मामलों पर टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है। मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और अपने दिमाग में पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या सम्राट मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो गई, मैं तो पूरी तरह से गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बोलने की अनुमति देता हूँ। सम्राट ने अपनी लाल स्याही वाली कलम नीचे रख दी। उन्होंने बड़े चाव से मेरी तरफ देखा। मैंने थूक गटका। आपकी दासी का मानना है कि चांसलर ली बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तुम्हारे विचार से इस बात की पुष्टि के लिए किसे भेजा जाना चाहिए? आपकी दासी। मुझे लगा कि यह प्रश्न और भी अधिक खतरनाक होता जा रहा है। मेरी आंखें यहाँ वहाँ घूमने लगीं और मैंने राजस्व मंत्रालय के उपमंत्री वांग को अंदर आते देखा। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, एक जानकारी मेरे दिमाग में कौंधी। राजस्व उपमंत्री का गुप्त धन उनकी उपपत्नी के शौचालय की बाल्टी के नीचे तेल के कागज में लिपटा हुआ छिपा है। पूरे 5000 टाइल्स हैं। वाह, क्या सम्राट को इस बात का पता है? सम्राट ने अचानक जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। ली यी की आंखें सदमे से भरी थीं। वह राजस्व उपमंत्री की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। मैं असमंजस में पड़ गई। जहाँ पनाह, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक कौंधी। मंत्री वांग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं चांसलर ली के साथ सैन्य कोष की जांच के बारे में ही चर्चा कर रहा था। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस जांच की निगरानी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे। मैंने सुना है कि मंत्री वांग के पास आजकल पैसों की तंगी चल रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ऐसा है? फिर आपको अपने गुप्त धन का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वह भी ऐसी जगह पर छिपाकर? मंत्री वांग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सोचा, हे भगवान, सम्राट को यह सब कैसे पता चला? मंत्री वांग, क्या हुआ? मैं तो बस सहजता से पूछ रहा था। सम्राट ने चिंता का ढोंग किया। प्रहरियों, मंत्री वांग अस्वस्थ हैं। इन्हें आराम करने के लिए बाहर ले जाओ। मंत्री वांग बुरी तरह डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जहाँ पनाह, मैं देश के हित के लिए अपना सारा गुप्त धन राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस इस बार आपके क्षमादान की भीख मांगता हूँ। मंत्री जी, आप बहुत समझदार हैं। मैं आपकी विनती स्वीकार करता हूँ। सम्राट थोड़े समय के लिए रुके और फिर बोले, इससे पहले कि आप इसे खजाने में भेजें, इसे अच्छी तरह से धोकर साफ करना न भूलें। मंत्री वांग जमीन पर सीधे लेट गए। उन्हें ऐसा लगा मानो वह मौत के मुंह से बाल बाल बचे हों। उन्होंने जल्दी से सिजदा किया और कहा, इस दयालुता के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मंत्री वांग काफी देर तक हिले भी नहीं। डर के मारे उनके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वह खड़े नहीं हो पा रहे थे। सम्राट ने 2 प्रहरियों को इशारा किया। वे तुरंत आगे बढ़े और अधमरे से हो चुके मंत्री वांग को उठाकर बाहर ले गए। मैंने
उन्हें जाते हुए देखा और अपने दिल में बड़बड़ाने लगी, सम्राट को इतना सब कुछ कैसे पता चल जाता है? क्या उन्होंने अपने मंत्रियों की जासूसी करने के लिए लोग भेजे हैं? वाह, यह सोचना भी डरावना है। शाही कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सम्राट और ली ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सम्राट ने मुझसे पूछा, सुशियाओयू, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? जहाँ पनाह, मेरे माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मेरा केवल एक भाई है जो सीमा पर सेना में सेवा दे रहा है, मैंने सच्चाई से उत्तर दिया। लेकिन मन में सोचा, वह मेरी पृष्ठभूमि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वह सचमुच मुझे अपनी बेगम तो नहीं बनाने वाले हैं ना? कृपया ऐसा न हो। मेरा तो अभी तक किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं रहा है। सीमा पर? कौन सी सीमा? उत्तरी सीमा पर स्थित लियांगझो, मैंने उत्तर दिया। और फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। ओह, मेरे भाई ने अपने पिछले पत्र में कहा था कि वे जो चावल खाते हैं उसमें रेत मिली होती है। सैनिक शिकायतों से भरे हुए हैं। मैंने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और भयभीत होकर सम्राट की ओर देखा। मैं तो खत्म, मैं तो पूरी तरह से खत्म। क्या मैं ऐसी बातें बोल सकती हूँ? क्या मुझ पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया जाएगा? सम्राट और चांसलर ली की आंखें एक साथ चमक उठी। क्या तुम्हारे भाई ने किसी विशेष सैन्य टुकड़ी का उल्लेख किया था? वह लियांगझो छावनी थी। मैं हकलाने लगी और अपने दिल में रोने लगी। भाई, मुझे क्षमा करना। मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम्हें तुम्हारी अपनी ही बहन ने फंसा दिया। बहुत अच्छे, सम्राट मुस्कुराए। उन्होंने ली की तरफ मुड़कर कहा, चांसलर ली, तुरंत लोगों को भेजकर लियांगझो छावनी की गुप्त जांच करवाएं। सैन्य आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें। ली ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं तुरंत इस पर ध्यान दूंगा। बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे एक सार्थक नजर से देखा, जिससे मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब जहाँ पनाह, क्या आपकी दासी ने कुछ गलत कह दिया? मैंने सावधानी से पूछा। इसके बिल्कुल विपरीत, तुमने बहुत बड़ी सेवा की है। प्रहरियों, सुशियाओयू को 20 ताइल्स चांदी का पुरस्कार दिया जाए। मैंने हतप्रभ होकर वह पुरस्कार स्वीकार किया। मैं पूरी तरह से अवाक थी। यह क्या हो रहा है? मैंने तो बस अपने भाई के पत्र का जिक्र किया था। वह एक बड़ी सेवा कैसे हो गई? सम्राट का दिमाग कहीं थोड़ा सा भोला तो नहीं है? सम्राट के होठों का कोना फड़का। उन्होंने मेरे अंतर्मन के विचारों को अनसुना करने का ढोंग किया और दस्तावेजों की समीक्षा करना जारी रखा। अगले कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे सम्राट की सेवा करने की अभ्यस्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि सम्राट को मेरी राय मांगना बहुत पसंद था। राष्ट्रीय मामलों से लेकर रनिवास की छोटी मोटी बातों तक वह हर चीज के बारे में पूछते थे। मैं हमेशा सावधान रहने और अपने मन की बात कहने के बीच झूलती रहती थी। हमेशा इस डर में जीती थी कि किसी दिन मेरा सिर धड़ से अलग न हो जाए। आज सुबह के दरबार में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी हॉल में एकत्र हुए थे। सम्राट की व्यक्तिगत दासी होने के नाते मैं उनके पास खड़ी होकर उन पर पंखा झल रही थी। जहाँ पनाह, उत्तरी सीमा के दूत शांति की शर्तों पर चर्चा करने के लिए 3 दिनों में यहाँ पहुँच रहे हैं। शिष्टाचार मंत्री ने आगे बढ़कर सूचित किया। सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या उत्तरी सीमा का राजा हमारी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? हाँ, वह राजकुमारी योंगान का हाथ मांगने के लिए विवाह के उपहार के रूप में 500 युद्ध के घोड़े देने के लिए तैयार है। दरबार में अचानक कानाफूसी शुरू हो गई। राजकुमारी योंगान सम्राट की इकलौती बहन है। वह 16 वर्ष की हैं और सबकी बेहद लाडली हैं। जब मैंने यह समाचार सुना तो मेरे दिमाग में बहुत सी जानकारियों का अंबार लग गया। उत्तरी सीमा का राजा 60 वर्ष से अधिक आयु का है। उसकी 6 पत्नियां थीं और वे सभी मर चुकी हैं। मैंने सुना है कि उसकी कुछ बहुत ही अजीब आदतें हैं और यह शांति वार्ता महज एक ढोंग है। वे इसका उपयोग जासूसी करने के अवसर के रूप में कर रहे हैं। जासूसी ही उनका असली उद्देश्य है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य दूत और उपदूत की पत्नियां आपस में बहनें हैं। वे सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हाँ, वे इतने बदसूरत हैं और फिर भी इतने प्रपंच रचते हैं। मैं पूरी तरह से इस गपशप के मजे में डूबी हुई थी। मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पूरा दरबार शांत हो चुका था। मैंने हाल ही में यह भी ध्यान दिया था कि मेरा काम असाधारण रूप से आसान हो गया था। मेरे प्रति सम्राट का व्यवहार सुखद कहा जा सकता था। मंत्री भी मुझे देखकर सिर हिलाते थे। सम्राट के लिए स्याही पीसते समय मैंने खुशी खुशी अपने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में मेरे कर्तव्यनिष्ठ और विनम्र स्वभाव की सराहना करते हों। सम्राट की कलम की नोक थोड़ी देर के लिए रुकी। उनके होठों का कोना एक पल के लिए फड़का। युद्ध मंत्री लॉर्ड झांग दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं, मुख्य सेवक ने घोषणा की। सम्राट ने बिना ऊपर देखे कहा, उन्हें अंदर भेजो। जब मंत्री झांग सम्मान प्रकट करने के लिए अंदर आए तो उनका दाया पैर साफ तौर पर अकड़ा हुआ था। मैंने उत्सुकता से कुछ बार देखा। मेरे दिमाग में एक जानकारी कौन थी। लॉर्ड झांग ने कल फिर से अपना गुप्त धन छिपाया था और उनकी पत्नी ने उसे ढूंढ निकाला। इस बार उन्हें सजा के तौर पर अबेकस गिनतारे पर घुटनों के बल बैठना पड़ा। उनके घुटनों पर निश्चित रूप से छोटे छोटे निशान पड़ गए होंगे। नहीं, मैंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। लॉर्ड झांग ने मुझे गुस्से से घूरा। मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। मंत्री जी, मैं देख रहा हूँ कि आपको पैरों में कुछ समस्या है। मैं आपको बैठने की अनुमति देता हूँ। सम्राट की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। लॉर्ड झांग का चेहरा लाल हो गया। चिंता के लिए धन्यवाद जहाँपना। मैं कल रात युद्ध कला का अभ्यास करते समय मेरा पैर अचानक मुड़ गया था। क्या लेडी झांग ने युद्ध कला के कुछ नए दांवपेंच सीखे हैं? लॉर्ड झांग अपनी कुर्सी से फिसलते फिसलते बचे। जहाँपनाह जोर मजाक कर रहे होंगे। मैं अपने दिल में बहुत खुश थी। हाँ,
यह बेहद हास्यास्पद है। तो सम्राट को भी पता है कि लॉर्ड झांग अपनी पत्नी से डरते हैं। ऐसा लगता है कि लॉर्ड झांग के गौरवशाली कारनामे पहले ही पूरे दरबार में फैल चुके हैं। सम्राट खां से, मंत्री झांग क्या बात है? जहां पनाह उत्तरी सीमा का प्रतिनिधिमंडल दूतावास में आ चुका है, लेकिन मैंने पाया है कि उनके काफिले में घोषित संख्या से 20 अधिक लोग हैं। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ है। सम्राट विचारमग्न दिखे। ये अतिरिक्त लोग कौन हैं? वे कहते हैं कि वे एक व्यापारी समूह हैं, लेकिन वे सभी हट्टे-कट्टे और स्वस्थ हैं। वे सामान्य व्यापारी नहीं दिखते। लॉर्ड झांग ने भौहें सिकोड़कर कहा। मैंने अवचेतन रूप से लॉर्ड झांग की तरफ देखा और गपशप टटोलने लगी। ये लोग उत्तरी सीमा के राजा द्वारा भेजे गए हत्यारे हैं। उन्होंने राजधानी में घुसपैठ करने के लिए व्यापारियों का भेष बदला है। उनका उद्देश्य वार्ता विफल होने पर अराजकता फैलाना है। उनका नेता चेहरे पर निशान वाला एक व्यक्ति है। वह दूतावास के पश्चिमी हिस्से के दूसरे कमरे में ठहरा हुआ है। हथियार गाड़ियों के गुप्त खानों में छिपे हुए हैं। सम्राट ने अचानक खांसना शुरू कर दिया। इससे मैं डर गई और जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आई। जहां पनाह, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लॉर्ड झांग चिंतित दिखे। सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ। मंत्री झांग, दूतावास पर कड़ी नजर रखें। साथ ही उनकी गाड़ियों की भी जांच करें कि कुछ असामान्य तो नहीं है। लॉर्ड झांग ने बार बार सिर हिलाया। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लॉर्ड झांग के जाने के बाद सम्राट ने अचानक मुझसे पूछा, सुशियाओयू, तुम्हारे विचार से उत्तरी सीमा का प्रतिनिधिमंडल क्या योजना बना रहा है? मैं असमंजस में पड़ गई। आपकी दासी इन राजकीय मामलों को नहीं समझती। कोई बात नहीं, इसे बस एक अनौपचारिक बातचीत समझो। सम्राट ने अपनी लाल स्याही वाली कलम रख दी। उन्होंने बड़े चाव से मेरी तरफ देखा। मैंने खुद को संभाला और कहा, आपकी दासी का मानना है कि उनके इरादे शायद नेक नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? बस एक अंतरात्मा की आवाज है, मैंने सावधानी से कहा। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, उन हत्यारों का निशाना राजकुमारी योंगान लगती है। वे राजकुमारी का अपहरण करना चाहते हैं ताकि सम्राट को झुकने पर मजबूर कर सकें। सम्राट की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। मैं समझ गया। प्रहरियों, चांसलर ली और जनरल को बुलाओ। कुछ ही समय में ली और जनरल एक साथ पहुँचे। सम्राट ने संक्षेप में समझाया कि उन्हें संदेह है कि उत्तरी सीमा की शांति वार्ता एक चाल थी। उत्तरी सीमा के उन दुष्टों की यह हिम्मत। मैं प्रहरियों का नेतृत्व करूंगा और दूतावास को घेर लूंगा। नहीं, ठोस सबूतों के बिना दूतावास को घेरना कूटनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन होगा। क्यों न हम उनकी चाल को उन्हीं पर उलट दें और सांप को बिल से बाहर निकालें। चांसलर ली सही कह रहे हैं। रनिवास में सुरक्षा बढ़ा दी जाए। दूतावास में घुसपैठ करने के लिए कुछ सक्षम लोगों को भेजें। उन व्यापारियों पर कड़ी नजर रखें। मैंने पास खड़े होकर ध्यान से सुना और मन ही मन सोचा, चांसलर ली वास्तव में बहुत चतुर हैं। वे हत्यारे 2 दिनों में अपनी योजना को अंजाम देने वाले हैं, जब राजकुमारी उपवन गार्डन में होंगी। अगर हम उन्हें अभी सचेत कर देंगे तो वे निश्चित रूप से अपनी योजना बदल देंगे और तब इसे रोकना और भी कठिन हो जाएगा। सम्राट की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। रनिवास की महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं पहले से ही सारी व्यवस्था कर दूंगा। मैं स्वयं इस दल का नेतृत्व करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे उत्तरी सीमा के दुष्ट कभी वापस न लौट सकें। जनरल ने आश्वासन देते हुए अपना सीना थपथपाया। बैठक समाप्त हुई और दोनों मंत्रियों ने विदा ली। सुशियाओयू, 2 दिनों में तुम राजकुमारी योंगान के साथ उपवन जाओगी। मैंने अविश्वास के भाव से अपनी नाक की तरफ इशारा किया। क्या तुम अनिच्छुक हो? सम्राट ने अपनी एक भौं उठाई। नहीं नहीं नहीं, आपकी दासी आज्ञा का पालन करेगी। मैंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से अशांत था। मैं ही क्यों? मैं तो बस एक पंखा झलने वाली दासी हूँ। सम्राट मुझे अतिरिक्त समय का वेतन भी नहीं दे रहे हैं। उफ! सम्राट के चेहरे का भाव बहुत अजीब हो गया। तुम जा सकती हो। आपकी दासी विदा लेती है। मैं संदेह से भरी हुई शाही कक्ष से बाहर आ गई। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सम्राट अपने हाथ पर सिर टिकाकर एक ठंडी सांस ले रहे थे। 2 दिन बाद शाही उपवन में मैं डर से कांपते हुए राजकुमारी योंगान के पीछे चल रही थी। शियाओयू, देखो ये गुलदाउदी के फूल कितने सुंदर खिले हैं। ये पिछले वर्ष राजमाता के जन्मदिन पर खिले फूलों से भी अधिक जीवंत हैं। राजकुमारी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ सहमति जताई, लेकिन मेरी आंखें लगातार आसपास के माहौल को खंगाल रही थीं। वे हत्यारे उस बनावटी चट्टान रॉकरी के पीछे छिपे होने चाहिए। मैंने अपना ध्यान उस चट्टान पर केंद्रित किया। मेरी दृष्टि वास्तव में उस चट्टान के पार देख सकती थी। मैंने देखा कि उसके पीछे 5 हट्टे-कट्टे पुरुष छिपे हुए थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक हथियार था। उनका नेता वही था जिसके चेहरे पर निशान था। उसकी कमर पर एक जहरीला खंजर था। उन्होंने राजकुमारी के मंडप पैवेलियन के पास से गुजरने पर हमला करने की योजना बनाई थी। जब मैं सोच ही रही थी कि प्रहरियों को कैसे सचेत करूं, तभी मुझे अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक ही पल में चारों दिशाओं से दर्जनों प्रहरी बाहर निकल आए और उन्होंने उस चट्टान को घेर लिया। पूरी तरह से कवच पहने जनरल सबसे आगे खड़े थे, जो अत्यंत भव्य लग रहे थे। उत्तरी सीमा के दुष्टों, आत्मसमर्पण कर दो। उन 5 हत्यारों ने देखा कि उनकी योजना उजागर हो चुकी है और वे अपनी जान की बाजी लगाकर दहाड़ते हुए आगे बढ़े। दृश्य बहुत अराजक हो गया। मैंने जल्दी से राजकुमारी को अपने पीछे छिपाया और पीछे हट गई। डरो मत शियाओयू, मेरे भाई ने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। निश्चित रूप से एक प्याली चाय पीने में जितना समय लगता है, उससे
भी कम समय में 5 हत्यारों को काबू में कर लिया गया। जनरल उस निशान वाले व्यक्ति को घसीटते हुए आए। तुम्हें किसने भेजा है? उस निशान वाले व्यक्ति ने एक ठंडी हंसी हंसी और अचानक मुंह से झाग छोड़ते हुए गिर पड़ा। जनरल ने जल्दी से उसकी ठुड्डी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दूर से यह सब देखा और मुझे बहुत डर लगा। सौभाग्य से सम्राट पहले से तैयार थे, अन्यथा राजकुमारी संकट में पड़ जाती। वैसे सम्राट को कैसे पता चला? क्या उनका जासूसी तंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है? इस शाही महल में क्या वास्तव में ऐसी कोई बात है जो उन्हें न पता हो? संकट टलने के बाद सम्राट राजकुमारी की सुरक्षा की जांच करने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। अपनी बहन के सकुशल होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने कहा, सुशियाओयू ने राजकुमारी की रक्षा करने में बहुत बड़ी सेवा की है। इन्हें 100 ताइल्स चांदी का पुरस्कार दिया जाए और इन्हें शाही शोंगी के पद पर पदोन्नत किया जाए। मैं अपना मुंह खोले खड़ी रह गई। आपकी दासी इस महान कृपा के लिए जहांपनाह का धन्यवाद करती है। जब मैं शाही उपवन से बाहर निकली तो मेरा सिर अभी भी चकरा रहा था। मुझे इतनी आसानी से पदोन्नति मिल गई। शाही शोंगी एक उच्च श्रेणी का पद है। मेरा वेतन कितना बढ़ जाएगा? क्या मुझे वार्षिक छुट्टियां मिलेंगी? मेरे पीछे सम्राट और कई मंत्रियों ने एक दूसरे को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उस रात मेरे नए निवास स्थान पर एक छोटे से स्वतंत्र आंगन में मैं खुशी खुशी 100 ताइल्स चांदी गिन रही थी। सोचो इससे कितना स्वादिष्ट भोजन खरीदा जा सकता है। मैं खुशी के मारे बिस्तर पर लौटने लगी। शाही शोंगी होने के नाते मेरे कर्तव्य सम्राट पर केवल पंखा झलने से बदलकर उनकी स्याही और कलम की देखभाल करने, ज्ञापनों, मेमोरियल्स को व्यवस्थित करने और कभी कभी उनके लिए चाय बनाने में बदल गए। यद्यपि काम बढ़ गया था, लेकिन लाभ में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। मेरा मासिक वेतन 3 गुना बढ़ गया था। यहाँ तक कि मेरा अपना आंगन और मेरी सेवा में रहने वाली निजी दासियां भी थीं। इस पदोन्नति और वेतन वृद्धि की गति व्यावहारिक रूप से एक रॉकेट की सवारी करने जैसी थी। मैंने सम्राट की चाय की प्याली को दोबारा भरते समय खुशी खुशी अपने मन में सोचा। सम्राट ज्ञापनों की समीक्षा कर रहे थे। उनके होठों के कोने एक संक्षिप्त पल के लिए ऊपर की ओर मुड़े, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना भव्य और गंभीर चेहरा वापस बना लिया। जहांपनाह दूत हॉल के बाहर दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्य सेवक वांग देकवान ने सम्मानपूर्वक सूचित किया। सम्राट ने सिर हिलाया। उत्तरी सीमा के 3 दूत हॉल में दाखिल हुए। महान लियांग के सम्राट को प्रणाम। उनका नेता दाढ़ी वाला अशिनाहुन था, जिसके पीछे एक उपदूत और एक सचिव थे। आप उठ सकते हैं। सम्राट ने अपनी कलम रख दी। उनकी नजर बाज की तरह तीखी थी। क्या आपने शर्तों पर विचार किया है? अशिनाहुन के चेहरे के भाव थोड़े तनावपूर्ण थे। जहांपनाह 1000 युद्ध के घोड़े बहुत ज्यादा हैं। मेरे राजा अधिकतम 800 प्रदान कर सकते हैं। मैंने चुपचाप उनका निरीक्षण किया। मैं अशिनाहुन के रहस्यों को टटोलने से खुद को रोक नहीं सकी। वास्तव में वह एक गुप्त आदेश लेकर आया है जो उसे 1000 घोड़ों पर सहमत होने की अनुमति देता है, लेकिन वह बचे हुए 200 घोड़ों को अपने लिए बचाने के लिए मोलभाव करना चाहता है। वह उपदूत अपने साले के साथ लूट को बांटने का हिसाब लगा रहा है। हे भगवान, उस सचिव की कमर की पेटी में जहर छिपा है। वह इसे सम्राट की चाय में मिलाने की योजना बना रहा है। सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। चूंकि दूतों में ईमानदारी की कमी है तो कृपया आप विदा लें। प्रहरियों, मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाओ। रुको जहांपनाह, हर चीज पर बातचीत की जा सकती है। 1000 युद्ध के घोड़ों में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 सीमावर्ती व्यापारिक बाजार होने चाहिए, अन्यथा बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अशिनाहुन के माथे पर पसीना आ गया। कृपया हमें इस पर आगे चर्चा करने की अनुमति दें। सम्राट ने अचानक मेज को थपथपाया और खड़े हो गए। क्या आप दूत सचमुच यह मानते हैं कि मैं राजकुमारी योंगान के अपहरण की आपकी साजिश से अनजान हूँ? उस धर से अनजान हूँ जो आप अपने साथ लेकर आए हैं? अपनी जेबें भरने की आपकी इस योजना से अनजान हूँ? उन तीनों दूतों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, विशेष रूप से उस सचिव का। उसका हाथ अनजाने में अपनी पेटी की तरफ चला गया। सम्राट के एक आदेश के साथ प्रहरी तुरंत अंदर आ गए। उन्होंने तीनों को घेर लिया और उनकी तलाशी ली। निश्चित रूप से उस सचिव की पेटी से उन्होंने सफेद पाउडर का एक पैकेट निकाला। वह जिंगताई 8 जहर था, जो एक धीमा और घातक विष है। अशिनाहुन के पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह बुद्धिमान है। यह निश्चित रूप से मेरे राजा द्वारा अधिकृत नहीं था। इस सेवक ने अपने स्तर पर काम किया होगा। यदि ऐसा है तो मैं उत्तरी सीमा के राजा के लिए सफाई अभियान चलाऊंगा। इसे बाहर ले जाओ और मृत्युदंड दो। वह सचिव चिल्लाता रहा और घसीटे जाते समय संघर्ष करता रहा। लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा था। अशिनाहुन ने उसे चुप रहने के लिए डांटा। वह फिर से सम्राट की तरफ एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मुड़ा। जहांपनाह, यह सेवक बकवास कर रहा है। इसे गंभीरता से न लें। सम्राट को उससे कोई सरोकार नहीं था। 1000 युद्ध के घोड़े, 5 व्यापारिक बाजार और राजकुमारी योंगान को संकट में डालने के मुआवजे के रूप में 1 लाख टाइल्स चांदी। इस पर सहमत हो और आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। इस पर सहमत हो और आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। असहमत होने पर मैं तुरंत उत्तरी सीमा पर सेना तैनात कर दूंगा। मैं एक तरफ खड़ी होकर पूरी तरह से अवाक थी। वाह, सम्राट के मोलभाव करने का कौशल कितना क्रूर है। लेकिन उत्तरी सीमा वाले वास्तव में गलत थे। वे इसी के हकदार थे। अशिनाहुन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उपदूत के साथ कुछ नजरें साझा की। अंततः उसने अपने दांत भींचे और कहा, यह सेवक
सेवक आज्ञा का पालन करता है। मंत्री ली अनुबंध तैयार करें। दरबार स्थगित किया जाता है। मैं बस वहाँ से खिसकने ही वाली थी कि चांसलर ली ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। शोंगी सू, मैंने सुना है कि आपका शतरंज का कौशल काफी अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ। आपकी दासी शतरंज खेलना नहीं जानती। मेरे चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम के भाव थे। चांसलर ली का कौशल उत्कृष्ट है। शोंगी सू, तुम प्रयास क्यों नहीं करती? सम्राट ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आंखों में एक गहरा अर्थ था जिसे मैं समझ नहीं सकी। मेरे पास खुद को संभालने और सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपकी दासी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी, भले ही वह अकुशल है। शतरंज की बिसात बिछाई गई। मैं डर से कांपते हुए बैठ गई। खेल शुरू होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ली उतने दुर्जय नहीं थे जितना मैंने कल्पना की थी, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर मेरे प्रति नरम रुख अपना रहे हों। जब मैंने अपनी गोटियां चली तो मैंने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है मानो वह मेरी चालों का मार्गदर्शन कर रहे हों। मैंने उनकी तरफ एक नजर चुराई और संयोग से मेरी नजरें उनकी गहरी नजरों से मिल गईं। मैं इतनी चौंक गई कि मैंने जल्दी से नीचे देख लिया। क्या शोंगी सू आजकल ठीक हैं? चांसलर को उत्तर देते हुए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने रूखेपन से उत्तर दिया। मेरा दिमाग विचारों से दौड़ रहा था। चांसलर ली मुझ में बहुत रुचि लेते दिख रहे हैं। उस तरह की रुचि नहीं। यह कुछ ऐसा है मानो वह मुझ पर शोध कर रहे हों। उनके अध्ययन कक्ष में एक डायरी है जिसमें मेरा विवरण दर्ज है। रुको, उसमें मेरे बारे में क्या दर्ज है? जैसे ही मैं आगे की जांच करना चाहती थी, ली अचानक खड़े हो गए। काफी देर हो रही है, हम किसी और दिन इसे जारी रखेंगे। इसके साथ ही वह शालीनता से चले गए, मुझे शतरंज की बिसात को देखते हुए अकेला छोड़ गए। यह क्या हो रहा है? मैंने अपना सिर खुजलाया। ये सभी उच्च पदस्थ लोग इतने रहस्यमयी क्यों होते हैं? शतरंज की गोटियां समेटते समय मुझे अचानक ध्यान आया कि ली की सीट के नीचे एक छोटी सी डायरी गिरी हुई थी। मैंने उत्सुकतावश उसे उठा लिया। उसके आवरण कवर पर लिखा था सुशियाओलू, शब्दों और कर्मों का लेखा जोखा। मैंने इसे खोला। हे भगवान, यह घनी लिखावट से भरी हुई थी कि मैंने कब क्या कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चांसलर गुप्त रूप से मेरी सराहना करते हैं? अन्यथा वह केवल वही क्यों दर्ज करते जो मैंने कहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अधिक आत्ममुग्ध हो रही हूँ। हंसी, क्या उन्हें मेरे अविश्वासी होने का संदेह हो सकता है? इस डरावने विचार ने मुझे ऐसा महसूस कराया मानो मैं किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हूँ। लेकिन दोबारा सोचने पर यह असंभव लगा। मैं निश्चित रूप से बहुत अधिक सोच रही हूँ। मैंने खुद को सांत्वना दी और उस डायरी को वहीं रख दिया जहाँ वह थी, यह निर्णय लेते हुए कि ऐसा व्यवहार करूंगी मानो कुछ हुआ ही न हो। शाही अध्ययन कक्ष में वापस आने पर सम्राट ज्ञापनों की समीक्षा कर रहे थे। मैं चुपचाप स्याही पीसने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी डायरी पर अटका हुआ था। सम्राट की कलम एक पल के लिए रुकी, फिर वह ऐसे लिखते रहे मानो कुछ भी गलत न हो। कल छुट्टी का दिन है, तुम महल से बाहर घूमने जा सकती हो। सचमुच? धन्यवाद जहांपना। उन प्रहरियों को साथ ले जाना जो मैंने तैनात किए हैं, सम्राट ने जोड़ा। अपनी छुट्टी के दिन सुबह सुबह मैंने सामान्य कपड़े पहने। मैंने अपना बटुआ लिया और पूर्वी बाजार की ओर चल दी। पूर्वी बाजार लोगों से गुलजार था। विभिन्न दुकानें कतार में सजी थीं। मैं किसी पिंजरे से आजाद हुए पक्षी की तरह थी, यहाँ देख रही थी और वहाँ छू रही थी। अपने पीछे चल रहे दो अंगरक्षकों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। आइए और बेहतरीन लाली, रूज और पाउडर देखिए। मैं एक काउंटर के पास गई। सुंदर चीनी मिट्टी के बक्से ने मेरा ध्यान खींचा। क्या युवा महिला महल से हैं? मेरा हाथ कांप उठा। मेरे हाथ से वह लाली का बक्सा छूटते छूटते बचा। कैसे? आपको कैसे पता चला? इस बूढ़ी औरत की आंखें लोगों को पढ़ने में सबसे तेज हैं। आप इतनी गोरी और प्यारी हैं। आप निश्चित रूप से महल में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सेवा कर रही होंगी, है ना? मैं सतर्क हो गई। मैंने अनजाने में उसके रहस्यों को खंगालना शुरू कर दिया। यह महिला उत्तरी सीमा की एक जासूस है। वह विशेष रूप से महल के बाहर तैनात है, महल के कर्मचारियों की तलाश में, ताकि वे मुखबिर के रूप में कार्य कर सकें। वह मुझे सम्राट के भोजन में जहर मिलाने के लिए शामिल करने की योजना बना रही है। मेरी सांसें थम गईं। मैंने जल्दी से 2 कदम पीछे हटाए। क्षमा करें, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। इसके साथ ही मैं मुड़ी और चली गई। दोनों प्रहरियों ने तुरंत मेरा पीछा किया। उस महिला ने पीछे से आवाज लगाई, अभी मत जाओ।
मेरे पास यहाँ इससे भी बेहतर सामान है। मैंने पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी गति बढ़ा दी। 2 सड़कों के कोने मुड़ने तक मेरी सांसें थमी रहीं। इसके बाद मेरी खरीदारी में रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई। मैं सीधे महल वापस जाने वाली गाड़ी में बैठ गई। मेरा दिमाग उस उत्तरी सीमा की जासूस से भरा हुआ था। क्या मुझे सम्राट को बताना चाहिए? मैं अंतर्द्वंद्व से सोच रही थी। लेकिन अगर मैं उन्हें बताती हूँ तो मैं यह कैसे समझाऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि वह एक जासूस थी? क्या होगा यदि सम्राट मेरी जानकारी का स्रोत पूछें? जैसे ही मैं अपने आंगन में लौटी, एक छोटा सेवक मुझसे मिलने आया। शोंगी सू, जहां पनाह आपको शाही अध्ययन कक्ष में बुला रहे हैं। शाही कक्ष में? सम्राट ने पूछा कि क्या आज मेरी बाहर की सैर सुखद रही? यह ठीक थी। मुझे अचानक उस जासूस का विचार आया, इस बात पर झिझकते हुए कि इसकी रिपोर्ट करूं या नहीं। सम्राट ने मेरी झिझक को भांप लिया। क्या तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, बस बाजार में एक लाली की दुकान है। उसकी मालकिन थोड़ी अजीब थी। मैंने अस्पष्ट रूप से कहा। आपकी दासी को लगा कि वह एक ईमानदार व्यवसायी नहीं दिखती। किस बात ने उसे संदिग्ध बनाया? सम्राट की आंखें तुरंत तीखी हो गईं। बस एक अंतरात्मा की आवाज। वह महल के मामलों में असामान्य रूप से रुचि लेती दिख रही थी। सम्राट ने विचारमग्न होकर सिर हिलाया। मैं किसी से इसकी जांच करवाऊंगा। मुझे अपने दिल में राहत की सांस महसूस हुई। 3 दिन बाद राजमाता के जन्मदिन के भोज में मैं चिंता से कांपती हुई सम्राट के पीछे खड़ी थी। वह भोज का हॉल राजकुमारों, नवाबों और रईसों से भरा हुआ था। चमकते हुए गहनों ने मेरी आंखों को भटका दिया। राजमाता एक शालीन और कुलीन वयोवृद्ध महिला थीं। वह दयालु और सौम्य दिखती थीं। सम्राट, क्या यह वही लड़की है जिसका तुमने जिक्र किया था? यह वास्तव में शोंगी सू है। यह चतुर और हाजिर जवाब है। मैंने सोचा कि माँ इसे पसंद करेंगी। राजमाता ने मुझे आगे आने का इशारा किया। मेरे पैर कांप रहे थे। आपकी दासी राजमाता को सम्मान प्रकट करती है। जहां पनाह को समुद्र जैसी असीम खुशियां मिलें और वह दक्षिणी पर्वत जितनी लंबी आयु जिए। तुम्हारी ज़बान निश्चित रूप से बहुत मीठी है। क्या तुम इत्तेफाक से यह जानती हो कि शिष्टाचार मंत्रालय के उपमंत्री झाओ सचमुच वैसे ही हैं जैसी अफवाहें हैं कि वह एक रखैल रखते हैं और उनका एक नाजायज बेटा है? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दूं। माँ, सम्राट ने बेबसी से बीच में टोकते हुए कहा। राजमाता जोर से हंस पड़ी। ठीक है, ठीक है। मैं बस उत्सुक थी। इसके साथ ही उन्होंने मुझे देखकर आंख भी मारी। मैं अपने मूल स्थान पर वापस आ गई, पूरी तरह से असमंजस में। मेरा दिल आंतरिक शिकायतों से भरा हुआ था। यह क्या हो रहा है? क्या राजमाता को सचमुच गपशप का इतना शौक है? लेकिन उपमंत्री झाओ की सचमुच एक रखैल है जो शहर के पश्चिम में ऑस्मैंथस लेन में रहती है। वह बच्चा पहले से ही 5 वर्ष का है। वह बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। सम्राट ने अचानक खांसना शुरू कर दिया। पास में बैठे कई मंत्रियों ने भी अपने मुंह ढक लिए। राजमाता का संयम गहरा था। उनका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था, लेकिन गपशप मिलने की संतुष्टि की एक चमक उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। जन्मदिन के भोज के बीच में पेस्ट्री की ट्रे लिए हुए एक दासी राजमाता की ओर बढ़ी। मैंने इत्तेफाक से उसकी तरफ देखा और मेरा पूरा शरीर तुरंत तन गया। यह दासी उत्तरी सीमा की एक जासूस है। उसने पेस्ट्री की उस ट्रे में जहर मिलाया है। मैं घबराहट से पसीने पसीने हो रही थी। राजमाता को पेस्ट्री की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखकर मैं ज्यादा सोच नहीं सकी और आगे की तरफ लपकी। जहां पनाह रुकिए, पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। हर कोई मुझे देख रहा था। आपकी दासी, आपकी दासी बस यह कहना चाहती थी। मैंने जल्दी से सोचा, ये पेस्ट्रियां बहुत स्वादिष्ट दिखती हैं। क्या जहां पनाह आपकी दासी को पहले इसे चखने की अनुमति दे सकती हैं? राजमाता की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। कितनी लालची लड़की है। अनुमति दी जाती है। मैंने वह पेस्ट्री ली। उसे चखने का ढोंग करते हुए मैंने अपनी आस्तीन का सहारा लिया और उसे अपनी जेब में गिरा दिया। मैंने चबाने का दिखावा किया। यह स्वादिष्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें चीनी बहुत ज्यादा है। क्या जहांपनाह ने हाल ही में यह नहीं कहा था कि आप कम मीठा खाना चाहती हैं? राजमाता समझ गईं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। यदि ऐसा है तो इन्हें हटा दो। उस दासी का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से पीछे हट गई। सम्राट ने एक सूक्ष्म इशारा किया और प्रहरियों के कमांडर ने चुपचाप उसका बाहर तक पीछा किया। जन्मदिन का भोज समाप्त होने के बाद
सम्राट ने मुझे एक बगल के हॉल में बुलाया। तुमने आज एक और सेवा की है। आपकी दासी समझ नहीं पाई, मैंने अनजान बनने का ढोंग किया। शाही चिकित्सक ने इसकी जांच की है। उसमें वास्तव में जहर था। मेरी सांसें थम गईं। उस दासी ने पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वह उत्तरी सीमा केशी कबीले की एक बची हुई सदस्य है। वह महान लियांग में आंतरिक अराजकता फैलाने के लिए राजमाता को जहर देना चाहती थी। तुम्हें कैसे पता चला कि पेस्ट्रिया जहरीली थी? आपकी दासी। आपकी दासी ने देखा कि वह घबराई हुई लग रही थी और इसे संदिग्ध माना। बहुत अच्छे, वापस जाओ और आराम करो। सम्राट ने मुझसे आगे कोई पूछताछ नहीं की। धन्यवाद जहांपनाह। महल में मेरी स्थिति लगातार अद्वितीय होती जा रही थी। नाम मात्र के लिए मैं अभी भी शाही शोंगी थी, लेकिन वास्तव में सम्राट द्वारा मुझे दिया जाने वाला सम्मान लगभग एक बेगम के बराबर था। मैं जिंग्याओ पैवेलियन में रहने चली गई। मेरा रहने का स्थान आकार में दोगुना हो गया था। मेरा मासिक वेतन फिर से दोगुना हो गया और मेरी सेवा में विशेष रूप से 2 युवा दासियां थीं। मैं गुलाब के केक खा रही थी जब एक युवा दासी घबराती हुई अंदर दौड़ी आई। शोंगी, यह बहुत बुरा हुआ। उत्तरी सीमा ने हमला कर दिया है। मैंने मुंह में ली हुई चाय का कुल्ला बाहर फेंक दिया। मुझे तत्काल शाही अध्ययन कक्ष में बुलाया गया। सम्राट कई मंत्रियों के साथ रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव अत्यंत गंभीर थे। जहांपनाह, उत्तरी सीमा वाले बहुत शक्तिशाली होकर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे 2 सीमावर्ती शहरों पर पहले ही कब्जा कर लिया है। जनरल ने मानचित्र की ओर इशारा किया। मैं तुरंत अभियान का नेतृत्व करने की प्रार्थना करता हूं। लेकिन ली ने अपना सिर हिलाया। उत्तरी सीमा वाले इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। युद्ध में जल्दबाजी करने से भारी नुकसान हो सकता है। पहले अपनी जमीन पर टिके रहना बेहतर है। सुशियाओयु, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम के भाव थे। आपकी दासी सैन्य मामलों को नहीं समझती। कोई बात नहीं, बस हमें अपने विचार बताओ। सम्राट का लहजा सौम्य था, लेकिन उनकी नजरें इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। मैंने खुद को संभाला और कहा, आपकी दासी का मानना है कि उत्तरी सीमा के राजा का अचानक युद्ध शुरू करने का कोई कारण होना चाहिए, है ना? क्या उनके देश में कुछ हुआ हो सकता है? जारी रखो। मैंने सुना है कि उत्तरी सीमा में इस वर्ष सूखा पड़ा था और अनाज की फसल बहुत खराब हुई थी, मैंने सावधानी से कहा। फिर मैं अपने दिमाग में रहस्यों को टटोलने लगी। उफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी सीमा के राजा के सबसे प्रिय तीसरे राजकुमार को एक अजीब बीमारी हो गई है। वहां के शाही चिकित्सक पूरी तरह से बेबस हैं। उत्तरी सीमा के राजा ने यह युद्ध इसलिए शुरू किया है क्योंकि वह महान लियांग के शाही चिकित्सकों का अपहरण करना चाहता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। सम्राट ने एक गहरी सांस ली। मंत्री ली, तुरंत किसी को भेजकर उत्तरी सीमा के राजा के पुत्रों की स्थिति की जांच करवाएं। उनके हालिया स्वास्थ्य की जांच करें कि क्या वहां कोई आंतरिक कलह है। 30 दिन बाद जासूसों ने समाचार वापस लाया। सम्राट ने मेज को थपथपाया और एक आदेश जारी किया, शाही अस्पताल के प्रमुख को तीसरे राजकुमार का इलाज करने के लिए उत्तरी सीमा पर भेजा जाए। साथ ही सीमावर्ती सैनिकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने का आदेश दें। हमारी प्रतिष्ठा स्थापित करें। 1 महीने बाद उत्तरी सीमा ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। शाही अस्पताल के प्रमुख ने एक चमत्कार किया और तीसरे राजकुमार को ठीक कर दिया। उत्तरी सीमा का राजा अत्यंत आभारी था। न केवल उसने पिछले अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा किया, बल्कि उसने अतिरिक्त 500 बेहतरीन घोड़े भी भेजे। विजय भोज में सम्राट ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि शोंगी सू ने कई सेवाएं की हैं और विशेष रूप से उन्हें अनले की काउंटी प्रिंसेस की उपाधि से नवाजा जाता है। साथ ही एक निवास स्थान और 1000 तायस सोना प्रदान किया जाता है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम उनका धन्यवाद क्यों नहीं कर रही हो? आपकी दासी इस महान कृपा के लिए जहांपनाह का धन्यवाद करती है। मैं जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था, ओह नहीं, ओह नहीं, मुझे इतना उच्च पद दे रहे हैं। क्या अगला कदम मुझे बेगम बनाना हो सकता है? कृपया ऐसा न हो। सम्राट के होठों का कोना फड़का, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। काउंटी प्रिंसेस के महल में जाने के बाद मेरे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आए। नाम मात्र के लिए मैं अभी भी सम्राट की शाही शोंगी थी, लेकिन वास्तव में मुझे हर दिन ड्यूटी के लिए महल जाने की आवश्यकता नहीं थी। सम्राट ने मुझे विशेष रूप से किसी भी समय महल में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। उन्होंने मुझे हर दिन मंत्रियों की गपशप सुनने के लिए जाने का आदेश भी जारी किया था। राजमाता व्यावहारिक रूप से मेरे साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार करती थीं। वह मुझे हर कुछ दिनों में महल में बुलाती थीं। अनले, मैंने सुना है कि युद्ध मंत्री ने फिर से अपना निजी धन छिपाया है। मैंने एक अंगूर निगला और राजमाता को सूचित किया।
इस बार मंत्री झांग ने धन को अपनी एनालिक्स की प्रतियों के खोखले आवरणों के भीतर छिपाया था। पूरे 200 टाइल्स। दुर्भाग्य से एक पैसा भी नहीं बचा। इसे पूरी तरह से जब्त कर लिया गया। अब उनके पास अपनी दैनिक जेब का खर्च भी नहीं है। वह काफी दयनीय स्थिति में हैं। राजमाता इतना जोर से हंसी कि उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मार दिया। राजमाता को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। समय पंख लगाकर उड़ गया। पलक झपकते ही 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में अपनी तीक्ष्ण अंतरात्मा और सटीक निर्णय क्षमता पर भरोसा करते हुए, वास्तव में यह मेरी गपशप की क्षमता थी, मैंने शाही दरबार की कई समस्याओं को हल करने में मदद की। उत्तरी सीमा अंततः हमारी सहयोगी बन गई। पश्चिम के हूनों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उन्होंने दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं किया। मैं सुशियाओयू, महान लियांग के इतिहास में सबसे अद्वितीय कुलीन महिला बन गई। मेरे पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरा पद सर्वोच्च था। मैं राजनीति में भाग नहीं लेती थी, लेकिन जब भी कुछ होता, सम्राट हमेशा मेरी राय मांगते थे। काउंटी प्रिंसेस, मंत्री ली आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं, सेवक ने सूचित किया। कृपया उन्हें अंदर लाओ। मैंने अपने हाथ में मौजूद तरबूज के बीजों को नीचे रख दिया। ली अंदर आए, जो अभी भी उसी शांत अलौकिक संत जैसे दिख रहे थे। मंत्री ली, आज आपके पास मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? मैंने एक मुस्कान के साथ पूछा। ली ने प्रणाम किया। यह एक कहानी की किताब है जो मैंने हाल ही में लिखी है। मैं काउंटी प्रिंसेस से इसकी समीक्षा करने की प्रार्थना करता हूँ। मैंने इसे उनसे ले लिया। इसके आवरण पर लिखा था, दबंग चांसलर को मुझसे प्यार हो गया। नहीं, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सकी। मंत्री ली को अभी भी कहानियों की किताबें लिखने का इतना शौक है। ली का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने इसे बस मनोरंजन के लिए लिखा था, जब मेरे पास कोई काम नहीं था। यदि काउंटी प्रिंसेस इसे अनुचित समझती हैं, यह पूरी तरह से उचित है। मैंने जल्दी से उस किताब को अपने पास रख लिया। मुझे मंत्री ली द्वारा लिखी गई कहानियों की किताबें पढ़ना सबसे प्रिय है। ली को विदा करने के बाद मुझे कई और मेहमान मिले। कुछ अपने सहयोगियों के निजी जीवन के बारे में पूछने आए थे। कुछ मुझसे अपने लिए एक अच्छा शब्द बोलने की प्रार्थना करने आए थे। आश्चर्यजनक रूप से कुछ तो संबंधों की सलाह लेने भी आए थे। काउंटी प्रिंसेस, मेरे पति हाल ही में घर देर से लौट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका किसी के साथ संबंध है? जनरल की पत्नी ने गहरी चिंता के साथ पूछा। चिंता न करें लेडी। जनरल गुप्त रूप से आपके 40वें जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी उपनगर में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक विला का निर्माण करवा रहे हैं। सचमुच? वह बूढ़े आदमी? तब मैं ऐसा व्यवहार करूंगी मानो मैं कुछ जानती ही नहीं। जनरल की पत्नी की चिंता खुशी में बदल गई। बिल्कुल सही, मैंने अत्यंत गंभीरता के साथ सिर हिलाया। अंतिम मेहमान को विदा करने के बाद मैंने एक आलसी अंगड़ाई ली, उपवन में टहलने जाने की तैयारी करते हुए। जैसे ही मैं गलियारे की ओर बढ़ी, मैंने सम्राट को देखा। खैर, मुझे अब उन्हें सेवानिवृत्त सम्राट, रिटायर्ड एम्परर कहना चाहिए। उन्होंने पिछले वर्ष ही युवराज के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और एक आराम पसंद सेवानिवृत्त सम्राट बन गए थे। जहांपनाह, आप यहाँ कैसे आए? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलने आया हूँ। सेवानिवृत्त सम्राट ने अपने हाथ में मौजूद शतरंज की बिसात को हिलाया। इन 10 वर्षों में सम्राट का बदलाव सबसे बड़ा रहा था। वह अब पहले की तरह भव्य और ठंडे शासक नहीं रह गए थे। इसके बजाय वह बेहद सहज और हंसमुख बन गए थे। वह विशेष रूप से मेरे काउंटी प्रिंसेस के महल में आना पसंद करते थे। मैंने मजाक किया, और आप एक बुरे हारने वाले भी हैं। मैं कब एक बुरा हारने वाला रहा हूँ? सेवानिवृत्त सम्राट ने घूरा। पिछली बार आप लगातार 3 खेल हार गए थे। आपने दावा किया था कि मैंने आपकी गोटियां चुरा ली हैं। खैर, तुमने निश्चित रूप से ऐसा किया था। सेवानिवृत्त सम्राट का चेहरा लाल हो गया। इसका क्या सबूत है? मैंने महसूस किया। हम शतरंज खेलते समय बहस कर रहे थे, वैसे ही सहज रूप से जैसे पिछले 10 वर्षों के हर दूसरे दिन। खेल के बीच में सेवानिवृत्त सम्राट ने अचानक पूछा, शियाओयू, तुम इस वर्ष 35 वर्ष की हो गई हो, है ना? हूँ, मैंने शतरंज की बिसात को घूरते हुए सहजता से उत्तर दिया। क्या तुमने कभी परिवार शुरू करने के बारे में नहीं सोचा? सेवानिवृत्त सम्राट ने बेहद सहजता से पूछा। मेरा हाथ कांप उठा और शतरंज की गोटी बिसात पर गिर गई। जहांपनाह, आप अचानक यह क्यों पूछ रहे हैं? सेवानिवृत्त सम्राट ने चमकती हुई आंखों से मेरी ओर देखा। बस उत्सुकता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तक तुम अपना सिर हिलाओगी, कितने लोग तुमसे विवाह करने के लिए कतार में खड़े होंगे। इसे भूल जाइए। मैं अकेले ही बहुत अच्छी हूँ। विवाह करना बहुत झंझट का काम है। मुझे एक पति की सेवा करनी होगी और बच्चों का पालन पोषण करना होगा।
इसके विपरीत अब मैं जब चाहती हूँ खाती हूँ, जब चाहती हूँ खेलती हूँ और हर दिन नाटक देख सकती हूँ। क्या तुम अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताने की योजना बना रही हो? क्या इसमें कुछ खराबी है? मैं महान लियांग की सबसे खुशहाल काउंटी प्रिंसेस हूँ। मेरे पास सम्मान है, धन है और स्वतंत्रता है। हंसी। ठीक है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमने थोड़ी देर और शतरंज खेला जब तक कि गोधूली बेला ट्वाइलाइट नहीं हो गई। तभी सेवानिवृत्त सम्राट जाने के लिए खड़े हुए। जैसे ही मैंने उन्हें दरवाजे तक विदा किया, वह अचानक पीछे मुड़े। शियाओयू, क्या तुमने सचमुच कभी महल में प्रवेश करने पर विचार नहीं किया? मैं स्तब्ध रह गई। 10 वर्षों में यह पहली बार था जब उन्होंने इतने सीधे तौर पर पूछा था। मैं मुस्कुराई। जहां पनाह, मेरे जैसा व्यक्ति महल की दीवारों के भीतर के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। सेवानिवृत्त सम्राट ने थोड़ी देर चुपचाप मुझे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं अब समझ गया। वास्तव में मैं जानती थी। इन 10 वर्षों में सम्राट मेरे मन बदलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं इससे भी बेहतर जानती थी कि एक बार जब मैंने महल में प्रवेश कर लिया, तो मैं कभी भी वह खुशहाल सु शियाओयू नहीं रह पाऊंगी। यह इसी तरह बेहतर है। जीवन भर गपशप का आनंद लेना, हर किसी में खुशियां फैलाना। वसंत आया और पतझड़ गया, कई और वर्ष बीत गए। मैंने अपने आदर्श को महसूस किया। मैंने अपना जीवन गपशप का आनंद लेते हुए बिताया और कभी विवाह नहीं किया। मैंने ली यी की कहानियों की किताबों को दबंग चांसलर को मुझसे प्यार हो गया से विकसित होकर ठंडे जनरल की छोटी आकर्षक पत्नी बनते हुए देखा। मैंने युद्ध मंत्री और उनकी पत्नी को आपस में बुद्धि लड़ाने से लेकर एक साथ बूढ़े होते हुए देखा। मैंने महान जनरल की बेटी को उस जुनूनी स्कूल शिक्षक से विवाह करते हुए देखा, और सेवानिवृत्त सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शतरंज खेलने के लिए मेरे महल में आने की आदत को बनाए रखा। जिस दिन उनका निधन हुआ, वह मेरे लिए एक गुप्त आदेश छोड़ गए। अनले की काउंटी प्रिंसेस सु शियाओयू किसी भी समय महल के किसी भी हिस्से में प्रवेश और निकास कर सकती हैं, और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। यह अंतिम उपहार था जो उन्होंने मुझे दिया था, गपशप का आनंद लेते रहने का अधिकार। नए सम्राट दिवंगत सम्राट की पसंदीदा एक वृद्ध काउंटी प्रिंसेस होने के नाते मेरे साथ अत्यंत शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। महल की नई युवा बेगमें मुझे घेर लेती हैं, उनकी आंखें चमकती हैं। बड़ी बुआ अनले, हमें जल्दी बताइए, क्या राजस्व उपमंत्री की रखैल ने सचमुच कानूनी पत्नी को कुएं में धकेल दिया था? मैंने इत्मीनान से तरबूज के बीजों को तोड़ा, एक मैत्रेय बुद्ध की तरह मुस्कुराते हुए। यह एक लंबी कहानी है। ढलते सूरज की लालिमा महल की टाइलों पर बिखर गई। मेरे साथी गपशप प्रेमियों का दायरा एक बार फिर बदल चुका था।